अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। All cells, either prokaryotic or eukaryotic cells, are enclosed in a membrane which serves as their outermost living boundary called plasma membrane. अब मैंने आपको बताया है कि जो सेल्स होते हैं उनके पास एक लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है जो उनके इनर सेलुलर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आपके घर का जो सामान है आप उसको प्रोटेक्ट करके रखोगे ना। अगर आपके घर की बाउंड्री ना हो तो यू आर ऑन द रोड, आप ऐसा लगेगा जैसे रोड पर बैठे हैं। तो बाउंड्री होना इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाउंड्री से होता क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में एक सेपरेशन आ जाती है। Like we are cut off from our external environment through a boundary. सेम एज इट इज जो हमारे प्लांट होता है या जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको भी एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है। जो सेल्स होते हैं उनको भी एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है जिससे वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट कर सके। तो जोन से भी सेल उठा लो, प्रोकैरियोटिक उठा लो या यूकैरियोटिक उठा लो, आप जो हैं उसके अंदर आपको एक आउटर मोस्ट बाउंड्री ज़रूर मिलेगी और उस बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो साइटोप्लाज्म को ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। दैट्स इट। अब हम इस वीडियो में बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन बनती किससे। हमें ये समझ आ गया कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है और क्यों होती है। अब हमें पता करना है कि भाई सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज द रेसिपी, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अप द सेल मेम्ब्रेन। So, all biological membranes have the same basic molecular organization. They are made up of double layer by layer of phospholipid interspersed with proteins. अब जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं इसका मतलब है कि आपने पढ़ा तो होगा नाइन्थ और मैट्रिक क्लास के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, इनके बाहर भी बाउंड्रीज होती हैं। राइबोसोम्स हैं, डबल या सिंगल मेम्ब्रेन्स इनके बाहर होती है। तो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर यानी हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो उन सारी मेम्ब्रेन्स की कंपोजिशन सेम होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अलग होगा उसके अंदर रेसिपी अलग होगी। नो, ऑल सेलुलर स्ट्रक्चर जिनके पास भी मेम्ब्रेन होगी उस सारे का रेसिपी सेम होगी, यानी सेम रेसिपी से वो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है और वही मेम्ब्रेन पूरी जो है वो जिस जिसको चाहिए फिर वो उसके पास है। आई होप यू आर गेटिंग। देखें, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि बेसिकली जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास सेल मेम्ब्रेन है और जो आउटर बाउंड्री है सेल की उसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। तो दोनों की रेसिपी इज द सेम। अनलाइक सेल वॉल में ऐसा नहीं था। सेल वॉल के अंदर क्या था, सेल वॉल जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रही थी उसके अंदर रेसिपी चेंज हो रही थी। लाइक वो अगर बैक्टीरिया के अंदर मिली थी तो वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की थी, वो फंजाई के अंदर मिली थी तो वो काइटिन की बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये सब इसकी रेसिपी सेम होती है। ओके, दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर। दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड किस तरीके का होता है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ। अगर किसी को फॉस्फोलिपिड समझना है तो वो मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में जाए, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, एक लिपिड का स्पेशल टाइप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फॉस्फोलिपिड होता है उसकी दो लेयर्स बनी हुई होती हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं जो पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैली हुई होती है। The phospholipid molecule in the plasma membrane are arranged in two parallel layers. अब हमने पढ़ा कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होंगी तो ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, their non-polar hydrophobic end face each other where their polar hydrophobic end are associated with the carbohydrate, protein, etc. अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेसिकली ये होता कैसे, सो इससे आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखें अच्छा मैं आपको पहले फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरीके से होता है। इसके एक है इसका ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हेड और नीचे वाले को कहते हैं टेल। हेड जो होता है वो बेसिकली पोलर होता है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक। कहाँ गई पिक्चर, कहाँ गई भाई, वेयर इज द पिक्चर, वेट अ सेकेंड। ओके,
जो पोलर हेड होता है, जो हेड होता है वो पोलर होता है, यानी हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, लाइक इट दिस साइड लव्स द वाटर। तो अगर यहाँ से अगर हम पानी वानी आ भी जाए तो ये पानी को पसंद करता है, पानी के साथ इंट्रैक्शन भी करेगा। लेकिन जो टेल वाला रीजन होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड इट इज अ नॉन पोलर एंड, जो बेसिकली समझो फैटी एसिड से बना है। तो अगर आप तेल और पानी का कॉम्बिनेशन करें, क्या वो कॉम्बिनेशन बनेगा? वो एक्सेप्ट करेगा पानी को? नहीं करेगा। तो दिस इज द एंड दैट डजंट लव द वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, एंड दिस इज द एंड दैट्स लव द वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल फॉस्फोलिपिड का। इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 में, आप वहां जाके इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन दिस इज सो बेसिक। अब यहाँ पर अगर हम, ये जो होता है इसकी 2 लेयर्स बनी हुई होती हैं, दिस इज द फर्स्ट लेयर, ओके, एंड द नीचे वाली इज द सेकेंड लेयर। ठीक है, अब ये अरेंज किस तरीके से होता है, इनके जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, लाइक दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, और ये इंट्रासेलुलर होगा, यानी ये सेल से बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल से अंदर का एनवायरनमेंट है। तो जो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ हाइड्रोफिलिक एंड्स आएंगे, ठीक है, और जो बीच में होंगे ना, इनकी टेल्स आएंगी। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि ये वाला हेड एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को कवर करता है, और ये जो है ना, ये सारी टेल्स इनके बीच में आ जाती है, यहाँ पर ऐसे होती है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज हुआ हुआ होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, सो सॉरी, देयर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर। इनके जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं, और जो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर मतलब बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, यानी ऊपर वाला जो हैंड होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो अंदर वाली टेल्स हैं वो अंदर ही आती हैं। सो Plasma membrane also contains several types of lipid like cholesterol, sterol, etc. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत और भी लिपिड्स होते हैं, जैसे स्टेरॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारे लिपिड्स के टाइप हैं जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आए, तो ये भी इसके अंदर होते हैं। इन सम एनिमल सेल्स कोलेस्ट्रॉल में ऑल्सो प्रेजेंट कंटेन 50% ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स। अब एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का भी अमाउंट होता है। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिपिड जो हमें एनिमल सेल्स के अंदर मिलता है। तो कह रहे हैं कि 50% कोलेस्ट्रॉल भी होता है एनिमल सेल्स के अंदर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के जो प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल टाइप कोई भी चीज नहीं मिलती। Most of the plasma membrane consists of approx 50% lipid and 50% protein by weight. अब हमने बताया कि भाई लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो 50% लिपिड्स होते हैं और 50% प्रोटीन्स का वेट होता है। तो इस तरीके से इनका जो है ना डिवीजन हुई हुई है। और कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में होता है और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड, एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म में हमें मिलता है, और ये भी 5 to 10% कंट्रीब्यूट करता है सेल मेम्ब्रेन के मास के अंदर। तो क्या हो गया भाई, 50% लिपिड्स होते हैं, 50% प्रोटीन होती है, और कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड वाला फॉर्म होता है 5 to 10%। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। आपको केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन समझ आ गया, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ये भी समझ आ गई। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रेजेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब भाई सेल मेम्ब्रेन का जैसे हमें कंपोजिशन पता चली, तो भाई अब बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन किस तरीके की दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट क्या है। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, लेकिन एक बहुत ही फेमस था सैंडविच मॉडल। अब सैंडविच के दिमाग से, सैंडविच का नाम सुनते हमारे दिमाग में सैंडविच आ जाता है, तो ये वही सैंडविच से ही रिलेटेड है। अब सैंडविच कैसे होता है, सैंडविच ऐसे होता है कि भाई हम क्या करते हैं, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड लेते हैं और फिर बीच में उसके कोई ना कोई प्रोटीन ऐड कर देते हैं, मीट ऐड कर देते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं, और इनको बंद करके खा लेते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर भी आपको यही करना है, खाना नहीं है, समझना है कैसे। देखें, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। इन्होंने कहा कि जो लिपिड है ना, लिपिड हमने ये पढ़ा कि 50% लिपिड है और 50% प्रोटीन है, ऊपर हमने पढ़ा।
तो इन्होंने कहा ये जो लिपिड है ना ये बीच में एज अ प्रोटीन एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड प्रोटीन से बनी है। मतलब जो स्लाइस ऑफ ब्रेड्स हैं दे आर एक्टिंग लाइक अ प्रोटीन, और जो बीच में कोई मीट हम रखते हैं सैंडविच के अंदर, जो आप कुछ भी रख लो बीच में, शामी कबाब रखते हो, टिक्की रखते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, वो बीच का आपका है क्या, लिपिड। तो लिपिड इज लाइक अ मीट in between the slices of the bread, and the slices of the bread are the protein. Okay, तो इन्होंने इसका नाम दिया कि ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ठीक है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनल्स। और उन्होंने कहा जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर यही स्ट्रक्चर ऑफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा कि ऊपर और नीचे वाली साइड जो है वो प्रोटीन्स होंगी, बीच बीच में आपका लिपिड होगा। The modern technology has revealed that lipid bilayer is not sandwich between two protein layer. फिर भाई जैसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी बातें जो हैं ऐसा बिल्कुल गलत है। तो लिपिड बाइलेयर इज नॉट सैंडविच, लिपिड की बाइलेयर जो है वो कोई सैंडविच बिटवीन नहीं है प्रोटीन की लेयर्स के बीच में, दिस इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो मीन्स इनकी ये जो बात है ये गलत प्रूफ हो गई थ्रू द मॉडर्न technology. Okay, I hope you get my point. So now fluid mosaic model. In 1972, Singer and Nicholson proposed a working model of plasma membrane known as fluid mosaic model. अब 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन दो लोग आए थे जिन्होंने एक वर्किंग मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अच्छा ये मॉडल्स क्यों दे रहे हैं, अब हमें पता चल गया था कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या मिलता है, लेकिन हमें उसकी अरेंजमेंट नहीं पता थी कि बेसिकली कैसे होती है उसकी अरेंजमेंट, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट होती है। तो डिफरेंट मॉडल्स आए, तो सैंडविच मॉडल तो पीछे रिजेक्ट हो गया था, बाकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत एक्सेप्टेबल मॉडल है। These lipid molecules are present in a fluid state able to rotate. इन्होंने कहा ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फ्लूइड स्टेट में मिलेंगे और वो रोटेट हो सकते हैं, वो ट्रांसलेट हो सकते हैं, लाइक वाइब्रेट हो सकते हैं और मूव कर सकते हैं लैटरली, जैसा दिल कहे वो मूव कर सकते हैं, लाइक दे आर नॉट द रिजिड स्ट्रक्चर, वो मूवेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होगी जो लिपिड फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के साथ ही होंगी। मतलब इन्होंने कहा, अब मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, वेट, ये देखें, ये जो ऊपर ऊपर है, ठीक है, ये आपके हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, ये वाले भी हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, और बीच में जो है ना ये हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफोबिक एंड है ना ये प्योरली फैटी एसिड से मिलके बनता है ना, फैटी एसिड इन ग्लाइसरोल। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द लिपिड बेसिकली। तो इन्होंने कहा कि जो लिपिड है वो कोर ऑफ द मेम्ब्रेन बनाना है, यानी बीच बना रहा है मेम्ब्रेन का। तो देखें ऊपर भी हेड्स हैं, नीचे भी हेड्स हैं, लेकिन बीच में प्योरली लिपिड है, तो दिस इज मेकिंग द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर। मैं प्रोटीन्स की जो है आपको नीचे अब अरेंजमेंट समझाती हूँ। द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आर लाइक द आइसबर्ग इन द सी। अब समझे, देखें आइसबर्ग क्या होता है, बर्फ़ के बड़े बड़े जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पीसेस जो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, उसको हम आइसबर्ग कहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको जहन में नहीं आ रहा तो जस्ट वेट अ मिनट। देखिए ये होते हैं आइसबर्ग, ये सी के अंदर ना सिर्फ फ्लोट कर रहे होते हैं, बड़े बड़े आइस के पीसेस होते हैं अंटार्कटिका में, और है ना क्या क्या एटलांटिक ओशंस और ये सारे जितने ओशंस होते हैं, पैसिफिक ओशंस, उनके अंदर ये क्या होता है, ये जो बड़े बड़े होते हैं ना आइसबर्ग्स, ये फ्लोट कर रहे होते हैं आइस के अंदर। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे प्रोटीन है ना उसकी अरेंजमेंट भी कुछ इसी तरीके से है। तो आप लिपिड को कंसिडर कर लो एज अ सी, ठीक है, और प्रोटीन को कंसिडर कर लो एज अ आइसबर्ग। तो उन्होंने कहा कि एक लिपिड का सी है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो इस तरीके के अंदर आइसबर्ग की तरह फ्लोट करते हैं। तो ये इन्होंने इसका एक रेफरेंस लिया फ्लूइड उसको सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को समझाने के लिए बेसिकली। तो लिपिड का जो है आपने सी बना लिया और जो प्रोटीन्स है वो उसके अंदर फ्लोट करें, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है एक सेल मेम्ब्रेन का। Okay, so the proteins occur as a mosaic of discontinuous particles that penetrate deeply into and even completely through the lipid sheet. अब proteins जो है ना वो एक मोज़ेक कर रहे हैं। मोज़ेक का मतलब है वो डिसकंटिन्यूस पार्टिकल्स है, वो एक
स्मूथ कोई शीट नहीं है प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स आर इन द डिसकंटिन्यूअस पैटर्न, वो लाइक रैंडमली जो है ना थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन बिखरे हुए हैं, और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या तो डीपली पेनिट्रेट करेंगे या तो साइड्स पर होंगे। इसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मोबाइल एंड कैपेबल ऑफ coming together to engage in various type of transient or semi permanent interaction। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे मोबाइल हैं, लाइक दे आर मूवेबल, और वो एक दूसरे के पास आते हैं एक परमानेंट या टेम्पररी, एक सेमी परमानेंट या टेम्पररी इंट्रैक्शन बनाते हैं। मतलब ट्रांजिट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स आए, एक दूसरे के साथ मिले, उन्होंने टेम्पररी इंट्रैक्शन बनाई, काम किया और अलग हो गए, ठीक है। और सेमी परमानेंट का मतलब है वो बहुत देर तक आपस में साथ थे मॉलिक्यूल्स, उन्होंने कुछ काम किया लेकिन बाद में वो अलग हो गए। तो बेसिकली दे आर कमिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड, वर्किंग टुगेदर, एंड देन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो एक मोबाइल स्ट्रक्चर है। मोबाइल का मतलब है दे आर मूविंग कंटिन्यूसली, दे आर रैंडमली मूविंग, दे आर नॉट इन अ कंटिन्यूस पैटर्न। ये जैसा दिल कहे वैसा मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लेटरल मूवमेंट्स में चल रहे हैं, मोबाइल है, वाइब्रेशन में है। तो इन्होंने पूरा बेसिकली मतलब ये था कि हमारी कोई सेल मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सख्त स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप कहोगे कि मिस वो पिछले वाले जो मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उन्होंने भी तो यही बोला था कि प्रोटीन जो है वो ऊपर है और जो लिपिड है वो बीच में है। ये भी तो यही बोल रहा है कि लिपिड बीच में है और प्रोटीन जो है वो ऊपर ऊपर है। तो बात तो सेम है। बात सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछला वाला मॉडल बता रहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, लाइक अ सैंडविच। सैंडविच कोई मूव होता है क्या? ब्राइड बोल रही हूँ क्या, ब्राइड क्यों बोल रही हूँ मैं, ब्रेड जो होता है वो जो सख्त स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर कंटिन्यूस पैटर्न में होता है, और नीचे अंदर जो मीट होता है वो भी कंटिन्यूस में होता है, और वो भी क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो पिछला वाला जो मॉडल था वो रिजिड स्ट्रक्चर बता रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ अ रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत सख्त है वो, एक हार्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लाइमी, अ फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप ये बताना चाह रहा है। अब मैं इस सारे को कंक्लूड करती हूँ एक मॉडल, एक पिक्चर के अंदर। आई होप यू विल गेट फ्रॉम दिस। ओके ओके, सो दिस इज द पिक्चर। ये जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में दो लिपिड बाइलेयर्स होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। इनके जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होंगे वो बाहर की साइड्स होंगे, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होंगे वो क्या है, अंदर की साइड है। अब ये जो अंदर की साइड है, दिस इज अ प्रोटीन, ये जो इनका कोर बना रहा है, और ये जो ऊपर है, ऊपर वाली लिपिड बाइलेयर पर हमें कुछ प्रोटीन्स मिलेंगी। प्रोटीन्स या तो कंप्लीटली क्या होंगी, कंप्लीटली पेनिट्रेटेड होंगी, यानी पूरी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेंगी, या तो साइड्स पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये समझ आ गया। फिर उन्होंने कहा कि लिपिड इज लाइक अ सी। तो इन्होंने कहा कि ये जो लिपिड है ना, ये सी की तरह, ये पूरा जो है ना स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का, इट इज अ काइंड ऑफ अ सी एंड इट इज मूविंग। और प्रोटीन्स जो हैं वो आइसबर्ग की तरह हैं, जो इसके अंदर कहीं कहीं पर पेनिट्रेट हुई हुई हैं, और ये भी रैंडमली मूवमेंट जो है वो कर रही है, और वो डिसकंटिन्यूस पैटर्न के अंदर है। देखो यहाँ पर प्रोटीन है, फिर नहीं है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो ये डिसकंटिन्यूस पैटर्न के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो प्रोटीन के अंदर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, सेमी परमानेंट या परमानेंट, सेमी परमानेंट या टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, वो इंट्रैक्शंस बनाते हैं। लाइक इसका मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, थोड़ी देर के लिए इंट्रैक्शन बनाएगा, काम करेगा, फिर भाई टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश, सब कुछ चला जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, और कोई मॉलिक्यूल ऐसा आएगा जो देर तक इंट्रैक्शन बना के काम करेगा और फिर चला जाएगा। तो ये जो है सारा मोबिलिटी, वाइब्रेशन और सारा मूवमेंट के अंदर काम हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब है कि मूवेबल है, फ्लूइडी है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है। मोज़ेक का मतलब है डिसकंटिन्यूअस पैटर्न के अंदर आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, और मॉडल इज अ मॉडल, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही थी, और ये लोग क्या कहना चाह रहे थे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरीके का दिखता है, ठीक है। Okay, so the proteins associated with the lipid bilayers can be divided into two groups. तो इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन्स हैं जो हमें लिपिड बाइलेयर के अंदर मिल रही हैं, ये दो ग्रुप्स के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या हमने इसको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक ऐसी प्रोटीन्स, उन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरी होती है प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड द पेरिफेरल प्रोटीन्स।
इंटीग्रल प्रोटीन को आप इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हो, जो आपको पता होगा कि इंटीग्रल का मतलब इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मीन्स अंदर, अंदर होंगे। अंदर कैसे होंगे, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि ये वाली जो प्रोटीन्स होंगी जो कंप्लीटली इंटरनल, जो पूरा पेनिट्रेट कर रही है सेल मेम्ब्रेन को, पूरी अंदर घुसी हुई है उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स हैं जो आपको सेल मेम्ब्रेन की या तो इंटरनल साइड पे दिखेंगी या तो एक्सटर्नल साइड पे दिखेंगी, तो इन्हें हम इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरीफ्री का लफ्ज़ तो आपको पता होगा, पेरीफ्री का मतलब होता है साइड पर, एज पर, तो these are present in the side of the on the side of the plasma membrane, इसके लिए हम इनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन, ओके। our last topic is function of plasma membrane. The plasma membrane performs several functions like platform for receptors, channels, enzymes, antigen fluidity. अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो डिफरेंट चीज़ों को अटैचमेंट की इजाज़त देती है। वहाँ पर रिसेप्टर्स आ गए, चैनल्स आ गए, एंजाइम्स आ गए, एंटीजन्स आ गए, और फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करवाती है। सो बेसिकली रिसेप्टर्स को अटैच होने की इजाज़त देती है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। उसके बाद चैनल्स होते हैं। चैनल्स क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स काइंड ऑफ चैनल था ना, जो मॉलिक्यूल्स को इंटर करने की इजाज़त दे रहे थे और फिर बाहर भी भेज रहे थे। उसके बाद एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स डू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। उसके बाद आपके एंटीजन्स आ गई। एंटीजन्स क्या होती हैं, एंटीजन्स एक किस्म की आपकी सेल की ना आइडेंटिटी होती है, जो उसके ऊपर लगी हुई होती है, जिसको रिकॉग्नाइज इम्यून सिस्टम करवाता है। तो अगर तो वो अपनी ही फैमिली का है, हमारी ही बॉडी का है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसको अटैक नहीं करता। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर कुछ और चीज़ आ गई, जैसे कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो वो फिर इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर देता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन जो है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स, बट द मेन फंक्शन इज़ कि वो प्रोटेक्शन देती है साइटोप्लाज्म को, जिसकी वजह से सॉल्यूशंस और मटेरियल्स का अंदर और बाहर जाना इजी हो जाता है, और एक सर्टेन लिमिट के अंदर ये सारा काम होता है ना। और ये सारी लिमिटेशंस किस तरीके से चेक की जाती है कि सुइटेबल मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, पीएच मेंटेन होनी चाहिए, आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो भी मेंटेन करी जाए, यानी कि ज़्यादा आयंस और कम आयंस ना हो। उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन किया जाए कि एंजाइम की एक्टिविटी सही हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो एंजाइम सही काम करेगा, हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई तो एंजाइम्स नहीं काम करेगा, और टॉक्सिक सब्सटेंस को भी बाय द टाइम बॉडी से बाहर निकालना इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, the lipid bilayer controls the fluidity in variable temperature conditions by increasing or decreasing unsaturated fatty acids in them. तो फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो उसको बढ़ाने और कम करने से हम अपनी सेल मेम्ब्रेन का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड बाइलेयर होती है वो फ्लूइडिटी को इस तरीके से कंट्रोल करती है कि वो अनसेचुरेटेड एसिड जब ज़्यादा कर देती हैं तो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और जब अगर मतलब सेचुरेटेड एसिड्स फैटी एसिड्स को मतलब ज़्यादा कर देती हैं तो जो मेम्ब्रेन है वो लेस फ्लूइडी हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसको मैं डिटेल में देखूंगी आगे, अगर मुझे मिलता है टाइम तो मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन की भी बढ़ाता है फ्लूइडिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लूइड होगा उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी हमारी सेल मेम्ब्रेन, और उसकी वजह से हमारी वेजिकल्स बन सकेंगे। वेजिकल्स कुछ थैलियाँ होती है जो मेम्ब्रेन से ही बनती हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को उसके अंदर चीज़ें भरकर अंदर या बाहर ला सकते हैं। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इन आयन, और जो चार्ज पार्टिकल्स होती हैं उसकी भी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है the differentially or selectively permeability is due to the presence of specific channel proteins which permit only specific molecule to pass through them. अब आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, हमारी सबकी, वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब वो कुछ चीज़ों को ही अंदर आने की इजाज़त देती है, सारी चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। क्योंकि अगर सारी चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त दे दे तो भाई ये तो पूरा जो चेक एंड बैलेंस है वो तो ख़राब हो जाए। इसकी वजह से ये क्यों होता है, ये स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन्स की वजह से होता है, जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंदर और बाहर करती हैं जिनकी ज़रूरत होगी।
जिनकी ज़रूरत होगी वो अंदर, जिनकी ज़रूरत नहीं होगी उनको बाहर फेंक देंगी, और ये सारा काम उनकी वजह से होता है। इसके लिए दिस इज़ सिलेक्टिव परमिएबल। और प्रोटीन इज़ अ कैरियर प्रोटीन, और जो कैरियर प्रोटीन्स होती थी जो मैंने बताया कि पूरी इम्बेड हुई हुई हैं फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर, वो भी जो है वो क्या करती हैं, वो जो प्रोवाइड करके देती है ना हमारे पास टनल, उसकी वजह से ये परमिएबिलिटी मेंटेन रहती है। उसके बाद जो हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन थी जो बिल्कुल साइड पे लगी हुई थी, वो एज ए एंजाइम वर्क करती हैं, जैसे एटीपीएस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो एटीपी बनाता है। उसके बाद जो हमारे हार्मोन्स और जो हमारे वो थे ना रिसेप्टर्स, तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, वो रिसेप्टर्स की तरह काम करती है। मैंने बताया ना रिसेप्टर जो रिसीव करेगा सिग्नल्स को, तो वो या तो ग्लाइकोप्रोटीन होगा, लिपोप्रोटीन होगा, इस तरीके से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की तरह काम करेगा। और कुछ जो होते हैं प्रोटीन्स वो एज एंटीजन भी काम करती हैं, जैसे आरएच ऑफ आरबीसी, जैसे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन लगी हुई होती हैं एबीओ, तो वो भी एज अ प्रोटीन एज अ मतलब वो उसकी भी अटैचमेंट होती है। तो बस इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं जो पीछे मैंने पढ़ाया। अच्छा, आपको भी सिलेक्टिव परमिएबल रहना है अपनी ज़िंदगी में। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने देना है जिनकी ज़रूरत है और जो अच्छे हैं। बाकी आपको किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर भरना नहीं है लोगों को, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी आपकी ही लाइफ ख़राब होगी। जैसे हमारे सेल ने हमें बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने हमें बताया कि भाई जिनकी ज़रूरत है वही अंदर आएंगे। ज़्यादा अगर अगर हम मॉलिक्यूल्स अंदर आते जाएंगे तो हमारा सेल का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। तो अपनी लाइफ का सिस्टम भी ख़राब नहीं करना, ठीक है। और है ना बिल्कुल ज़िंदगी में सिलेक्टिव परमिएबल ही रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। और जो है वो क्या, मुझे बहुत ज़्यादा अभी फ्लू हो रहा है, इसके लिए मैं लेक्चर बनाने में मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन चलें आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नीचे वाला जो रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई लाइन समझ नहीं आई हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड आई विल definitely and inshallah try to answer you, okay। so अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।